आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्लास 7th थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके थर्ड चैप्टर का नाम है ऊष्मा। ऊष्मा में आपको ना क्या देखने को मिलेगा, आपको ऊष्मा का स्थानांतरण मिलेगा, आपको मिलेगा तापमापी के बारे में। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर तापमापी किसे कहते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त नोट लिखें। डॉक्टर तापमापी इंग्लिश में बोलते हैं हम थर्मामीटर। दिखाते हैं आपको डायग्राम। ये होता है, देखा भी होगा आपने, जब आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान इसी से मापता है। इसको बोलते हैं साइंस में डॉक्टर तापमापी, और वैसे हम थर्मामीटर कहते हैं। देखो क्या डेफिनेशन है आपकी बुक में, जिस तापमापी से शरीर का ताप मापा जाता है उसे डॉक्टर तापमापी कहते हैं। डॉक्टर तापमापी में एक लंबी बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और दूसरा सिरा बंद होता है। नली में पारा भरा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक नंबर में आएगा कि डॉक्टर तापमापी में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो पारा का उपयोग होता है। पारा एक धातु है। नली पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच चिन्ह अंकित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, आपको डॉक्टर तापमापी की रेंज पूछी जाती है। सेल्सियस की बात आएगी, अगर सेल्सियस में रेंज पूछेंगे तो आएगी 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। फिर नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में डॉक्टर तापमापी की रेंज होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बच्चों, ये जरूर आएंगे आपके पास पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या डॉक्टर तापमापी से हम दूध का तापमान माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तापमापी की तापमान की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगर दूध का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो डॉक्टर तापमापी टूट जाएगा। यही बात इसमें लिखी है। अगर यदि गर्म दूध का ताप 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तब तापमापी टूट जाएगा, और हम दूध का ताप ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रयोगशाला तापमापी किसे कहते हैं? प्रयोगशाला तापमापी, ये है प्रयोगशाला तापमापी। आपकी बुक में डायग्राम है, सेम है बिल्कुल उसके डॉक्टर तापमापी के जैसा, बट ये टेम्परेचर वो नापता है मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक। ये ऊपर तक मापता है। अगर आप दूध का तापमान इससे माप सकते हैं, हम इससे हम दूध देख सकते हैं कितना गर्म है हमारा। देखते हैं क्या लिखा है। अन्य पदार्थों का ताप मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी। इसकी बनावट डॉक्टर तापमापी के लगभग समान ही है, केवल इसमें ताप का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच अंकित होता है, तथा डॉक्टर तापमापी की तरह इसमें भी कोई विभग नहीं होता। तो इस एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, डॉक्टर तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में क्या अंतर है। सबसे मेजर जो अंतर है ना, वो इनकी रेंज का अंतर है। वो तापमान मापेगा आपके पास आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, और ये तापमान मापता है इस रेंज में -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आपको याद रखने हैं बच्चों। इनमें से क्वेश्चन आपको आपके एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकीय तापमापी का उपयोग निरापद है कैसे? आजकल ना डॉक्टर डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, अंकीय, उनको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। उनमें पारा धातु का उपयोग नहीं होता। देखो क्या है, ये निरापद है कैसे? तापमापी में पारे का इस्तेमाल होता है। यदि तापमापी टूट जाता है तो पारा विषैला होने के कारण परेशानी का कारण बन सकता है। पारा ना एक विषैली धातु है, अगर टूट गया तो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो उसका निपटान बहुत मुश्किल होगा। तो उसका सोल्यूशन के लिए ना हम आजकल इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग निरापद होता है, क्योंकि इसमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊष्मा स्थानांतरण का सिद्धांत क्या है? लिखो। स्थानांतरण का मतलब होता है बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ऊष्मा 3 तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अभी बताते हैं आपको। देखो, ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। जब संपर्क में आने वाली वस्तुओं का ताप एक समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाया गया है आपकी बुक में।
ये दो आपको ईंटें ली गई हैं और ये एक किसी धातु की तार है, कोई धातु का है। यहाँ पर हमने मोम रखेर दिया, ये मोम की बूंदे हैं ये, और ये रख दी हमने मोमबत्ती। आपने देखा होगा अक्सर अपने जीवन में। तो हम इसको ना जब यहाँ से गर्म करना शुरू करेंगे तो ये धातु धीरे धीरे यहाँ से गर्म होती हुई, यहाँ से गर्म होती हुई, ये पहली बूंद पिघलेगी मोम की, फिर ये पिघलेगी, फिर ये पिघलेगी। तो इससे ये बात सिद्ध होती है इस एक्सपेरिमेंट से कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ये नियम है ऊष्मा का, ये ठोस का नियम है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के नाम लिखो तथा उनका संक्षिप्त में वर्णन करो। मैंने बताया है आपको ऊष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित करती है, एक को डिस्कस करते हैं। पहला है चालन। चालन विधि उपयोग आती है ठोस पदार्थों में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में जो ऊष्मा मूव करती है वो करती है चालन विधि के द्वारा। देखो, जिस प्रक्रम में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो उसे चालन कहते हैं। जैसे गर्म पानी में रखा स्टील के चम्मच को हमारे हाथ वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। अगर आप किसी स्टील के चम्मच को गर्म पानी में रखोगे तो उसका सिरा, एक सिरा मान लेते हैं ये चम्मच है और ये पानी है, अगर आप इसको ऐसे रखोगे ना तो ये सिरा इसका गर्म हो जाएगा और ये सिरा शुरुआत में ठंडा रहेगा। ऊष्मा ठोस में मूव चालन के द्वारा करती है। धीरे धीरे आराम आराम से ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये होती है ऊष्मा की चालन विधि। अब दिखाते हैं आपको दूसरी संवहन विधि। जिस प्रक्रम में पदार्थ स्वयं ऊष्मा स्रोत के पास आकर ऊष्मा ग्रहण करता है संवहन विधि कहलाती है। जैसे एक फ्लास्क में पानी इसी प्रक्रम द्वारा गर्म होता है। इस प्रक्रम को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझो। देखो, ये हमने यहाँ पर फ्लास्क रखा हुआ है, फ्लास्क में पानी भरा हुआ है, नीचे हमने लगाई हुई है आग, ऊष्मा बोल सकते हो आप इसको। तो पानी गर्म कैसे होगा? पानी गर्म होगा, द्रव है ये, पानी द्रव है। द्रव में कैसे गर्म होती है, ऊष्मा कैसे मूव करती है? देखो क्या बोला गया आपकी डेफिनेशन में, जिस प्रक्रम में पदार्थ स्वयं ऊष्मा स्रोत के पास। अब देखो, ये पदार्थ, ये पानी, ये वाला पानी जो ऊष्मा के पास है, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद ना ये अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा और इसके स्थान पर आ जाएगा ठंडा पानी। ये ऐसे साइकिल बन जाएगा एक। और ये जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा ना तब तक ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। इसको बोलते हैं ऊष्मा की संवहन विधि। अगली है विकिरण। जिस प्रक्रम में ऊष्मा माध्यम के बिना ही स्थानांतरित होती है विकिरण कहलाता है। देखो, इस प्रक्रम में ना ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य की ऊष्मा हमारे तक इसी प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है। इसको बोलते हैं विकिरण विधि। ये आपको एग्जाम्पल पूछ लेंगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये जरूर आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल और वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, क्या जल और वायु ऊष्मा के सुचालक हैं? नहीं, जल और वायु ऊष्मा के कुचालक है। इन पदार्थों में फिर ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है? देखो, जल और वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जल और वायु ऊष्मा स्रोत के पास आकर ऊष्मा ग्रहण करते हैं संवहन विधि के द्वारा। संवहन विधि जो आपको अभी बताई है ना, जल और वायु में ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है वो होती है संवहन विधि के द्वारा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसके कारण पूरा जल किसी स्थान और पूरा जल किसी स्थान की वायु और किसी स्थान की वायु गर्म हो जाती है। ये होता है ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्र समीर व थल समीर कैसे चलती है समझाइए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो आप डायग्राम देखो। समुद्र समीर, ये हमारे पास समुद्र है और ये जल कह लो, ये जल है और ये थल है। गर्मियों में क्या होता है? देखो, यहाँ जो थल होता है ना, थल देखो क्या लिखा है आपकी बुक में, देखो दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। यहाँ धरती ज्यादा गर्म हो जाएगी इन कंपैरिजन टू
पानी। तो यहाँ की जो वायु होगी ना वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हो जाएगी, ये ठंडी वायु होगी, क्योंकि धरती ज्यादा गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। तो ये धरती गर्म होगी तो वायु भी गर्म हो जाएगी, और ये वायु गर्म होकर ना इस तरफ बहेगी, इसका गर्म वायु का स्थान लेगी ठंडी वायु, ऐसे मूव, ठंडी इस तरफ मूव करेगी, ठंडी जैसे ये एरो लगाए हुए आपके बुक में, ठंडी इस तरफ मूव करेगी और गर्म इस तरफ मूव करेगी। देखो दिखाया गया है, ठंडी ऐसे मूव करेगी और गर्म मूव करेगी ऐसे। तो इसको बोलते हैं समुद्र समीर। देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, स्थल के ऊपर की गर्म वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और इस वायु का स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, ऐसे ठंडी वायु उस तरफ आएगी, गर्म वायु इस तरफ आएगी, जबकि स्थल की गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। अतः समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। थल समीर क्या होता है, थल समीर इसका उल्टा होता है। रात्रि के समय समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, इसे थल समीर कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब रात्रि के समय ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा, ये कम ठंडा होगा, तो ये ठंडी वायु इस तरफ बहेगी, गर्म इस तरफ बहेगी, इसको बोलते हैं थल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीटर से उष्मा हमारे तक किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। सर्दियों में हम सभी हीटर का उपयोग करते हैं, तो देखते क्या किस प्रक्रम के द्वारा पहुंचती है, वो पहुंचती है हमारे पास विकिरण प्रक्रम के द्वारा, क्योंकि हीटर और हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं है, हीटर और हमारे बीच में होती है वायु। वायु में जो उष्मा मूव करती है, स्थानांतरित करती है, वो करती है विकिरण माध्यम के द्वारा। तो क्या होता है, हीटर और हमारे बीच में वायु गर्म होती है, वो वायु गर्म हो जाएगी, और हमारे पास की जो हीटर के पास की वायु होगी वो गर्म हो जाएगी, हमारे पास की ठंडी होगी, तो वो गर्म वायु ठंडी का स्थान ले लेगी, ऐसे ही सर्कल चलता है ये। तो इस प्रकार हीटर में उष्मा हमारे तक पहुंचती है, हीटर की उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकिरण पराक्रम के 3 उदाहरण दो। एक तो यही उदाहरण है विकिरण का, देखो ज्वाला से हटकर रखा गया कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा विकिरण द्वारा ही प्रवेश को दे देता है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। तीसरा, जलती लकड़ी से हाथ सेकने के लिए इस विधि द्वारा उष्मा प्राप्त की जाती है। ये 3 एग्जाम्पल थे विकिरण के। तो इस चैप्टर के हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। थैंक यू।